एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है मोटिवेशनल गुरुजी ने कि स्वामी जी क्या परमात्मा को वैज्ञानिक ढंग से भी सिद्ध किया जा सकता है? कृपया इस पर कुछ आप ज़रूर कहें। तो इस तरह की चीज़ें और भी चलते हैं, एक दो मित्रों ने और भी इस तरह की बातें की हैं फ़ोन पर। तो ये बातें थोड़ी समझने की हैं। पहली बात तो ये है सच में कि ये कोई परमात्मा सिद्ध करने वाली बात जो है एक तरह से एक बात ही अटपटी है। और अटपटी इसलिए कि कारण साफ है, हम सभी जानते हैं कि भाई बनाई जाने वाली चीज़ बनाने वाले से कभी भी ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकती, ना उसका मापन कर सकती है बनाए जाने वाले का। अब एक गाड़ी बनी है तो गाड़ी एक बनाने वाले से बुद्धिमान कैसे हो जाएगी? या कोई और भी चीज़ है वो कैसे उसको समझ लेगी बनाने वाले को? लेकिन फिर भी चलती हैं इस तरह की चीज़ें, मनुष्य का माइंड है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की एक तरह से ठीक नहीं लगती। और इसका एक और भी दूसरे भी कारण है, कई कारण हैं। दूसरे के हम सिद्ध उसे ही तो कर सकते जो ठोस हो, हमारे सामने हो, हमारे हाथ में हो सारा, और जिसकी एक ही परिभाषा भी हो और समान परिस्थितियों में समान व्यवहार भी करे या समान परिणाम भी दे, उसमें तो कुछ सिद्ध भी करें, जैसे कि विज्ञान में होता है इन्हीं शर्तों के ऊपर। जबकि यहाँ तो चेतना के जगत में कहो, अस्तित्व में कहो, यूनिवर्स में कहो, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और तीसरा कारण भी है कि परमात्मा कोई पाए जाने वाली चीज़ तो है नहीं, या कोई मनुष्य द्वारा नियंत्रित करने वाली भी कोई चीज़ नहीं है। बल्कि सच तो यह है कि वो एक सुपर इंटेलिजेंस कहो, सुप्रीम पावर कहो, सच में तो उस जैसा हो जाने वाली ही बात है सारा अध्यात्म भी। उसे ही फिर ये भी उसमें हम सुनते हैं कि भाई आत्मा सो परमात्मा, यानी हमें अपने को जान लिया तो परमात्मा को जान लिया, यानी उसी जैसा हो जाना है। जो कि हमारे अंदर चेतना, उसी को विराट या विकसित करने वाली बात है। इसमें कोई सिद्ध करने वाली बात तो है नहीं, बल्कि वही होने वाली बात है। और जो कि हम सिर्फ इसी मानव शरीर में एक तरह से अधिकतम रूप में हम हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और योनि में तो ये भी सुविधा नहीं है। ये तीन कारण हो गए। एक और चौथा कारण भी है, वो ये है कि परमात्मा एक तरह से एक व्यक्तिक पूरी तरह अनुभव विशेष होता है। बहुत अनुभव होते हैं, लेकिन ये एक विशेष तरह का अनुभव होता है। और विशेष इसलिए है कि इसमें अनुभव और अनुभवकर्ता दो नहीं होते हैं। अनुभव करता ही स्वयं एक अनुभव हो जाता है, इसीलिए इसको अद्वैत कहते हैं। इसमें दो नहीं होते, एक ही होते हैं। जबकि और सभी अनुभव में हम इंद्रियों द्वारा करते हैं, दो होते हैं, एक अनुभव करने वाला, एक अनुभव। तो एक तरह से जहाँ तक भी दो अलग अलग बातें हो, अनुभव करता अलग हो, अनुभव अलग हो, तो समझ लो मन के जगत की चीज़ें हैं। और इसीलिए इसको फिर बियॉन्ड माइंड भी कहते हैं, अद्वैत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही है। ऐसे ही है जैसे एक बच्चा है, कल वो जवान हो गया तो अब तो वो जवान ही है उस वक्त, अब वो बच्चा नहीं हो सकता। तो ये इस तरह का एक अपना ही विकास है। और ये एक तरह से ये अनुभव होना, परमात्मा का अनुभव होना कहो, यूनिवर्स का केंद्र में जाना कहो, एक तरह से यूनिवर्स की केंद्रीय और आधारभूत स्थिति में मिल जाना होता है। सच में अध्यात्म में से अलग अलग तरह से कहते हैं, लेकिन सच यही है। तो एक तरह से ये व्यक्तिगत अनुभव है जो सभी को होता तो एक ही है, जिनको भी होता है मूल में। परंतु जब कोई भी बात चलती है, या वो बताता है, या कुछ इस पर बात चलती है, तो फिर बताने के लिए मन मस्तिष्क की जरूरत पड़ती है, जो कि सबका अलग अलग है। उस अलग अलग होने के कारण फिर अलग अलग ढंग से सब बात बताते हैं। इसीलिए अलग अलग चीज़ें चलती हैं अध्यात्म में बहुत सी। और इन्हीं कारणों से, इन सब कारणों से इसे अतीन्द्रिय अनुभव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि इसमें बाहर की इंद्रियों की पकड़ क्षमता के बाहर सारी बात, सिर्फ अंदर की ही बात है, अंदर की यात्रा द्वारा संभव है। इसीलिए अंदर की इंद्रियों द्वारा ही है। उसे आप मन कहो, सूक्ष्म जगत कहो, कुछ भी कहो। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। और रही विज्ञान द्वारा, वो पूछते हैं कि विज्ञान द्वारा सिद्ध करने की बात, तो विज्ञान तो एक तरह से बेसिकली बाहर की यात्राओं पर कहो या खोजों पर ही अधिकतम फोकस कर रखता है, उसी पर सारा काम करता है। और बाहर ब्रह्मांड कहो या स्पेस कहो, ये इतना बड़ा है कि इसको देखने से ही, इसकी प्रथम दृष्टा देखने से आदमी की बुद्धि चकराने लगती है, काम करना बंद कर देती है। लेकिन चूंकि मनुष्य एक
मननशील प्राणी है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्राणी है, वो रुकता तो है नहीं। वैज्ञानिक भी हमेशा से इस दिशा में कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। और वैज्ञानिकों द्वारा सारा कार्य जो हुआ है इसके ऊपर, यूनिवर्स के, अंतरिक्ष के, आकाश के, वो सारा बड़ी बड़ी दूरबीनों द्वारा, अध्ययन द्वारा हुआ है, बहुत पहले से चल रहा है। और उसमें सारा गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री के नियमों द्वारा ही अनुमान लगाए जाते हैं, तथ्य जुटाए जाते हैं, प्रमाण जुटाए जाते हैं, और फिर कुछ रिजल्ट आता है। और सच में एक बहुत बड़ा सराहनीय काम है ये। और वो इसलिए सराहनीय कि जहाँ प्रथम दृष्टया ही सारी चीज़ें अनंत हों, रहस्यपूर्ण हों, जिनका और छोर ना हो, सीमित हों, इतनी विराट हों, और फिर भी उसमें लगे रहना, खोज करना, एक बहुत बड़े साहस की बात है। ये वैज्ञानिकों की बड़ी सराहना कहो, साहस कहो, कुछ भी कहो। और अब तक जो भी विज्ञान द्वारा खोजा गया है, हम यहाँ पर थोड़ी सी उन 5-7 खोजों की बात करते हैं, फिर हम समझ सकते हैं कि क्या हुआ है। और ये सब खोजें भी अंततः अगर आप इन पर थोड़ा सा भी गहराई से चिंतन मनन करोगे तो सारी जो हमारे हिंदू धर्म के पुराने ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद वगैरह, सारे जो भी, सब उन्हीं से ही धीरे धीरे उसी तरफ जा रही हैं, वही तथ्य मिल रहे हैं। और इनमें पहली खोज ही मैं आपको बताऊं, पहले तो ये हुई है कि जो भी हमें नंगी आंखों से या दूरबीनों से हमें दिखाई पड़ता है यूनिवर्स में, आकाश में, वो अब तक ज्ञात ब्रह्मांड का, यानी ज्ञात का मतलब पुरानी, ज्ञात का मतलब जितना दूरबीनों से, बड़ी बड़ी अति विकसित दूरबीनों से देखा है जहाँ तक, उसका मात्र 5% है जो दिखाई देता है दूरबीनों से या नंगी आंखों से। और शेष हिस्से में 26% के लगभग डार्क मैटर है और 66-67% के करीब डार्क एनर्जी है। इस तरह से 100% का वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया है। और ये डार्क एनर्जी सारे ब्रह्मांड में फैली है। और सारा ये जो है 95% एक तरह से को घुप अंधेरा ही है, अंधेरा ही है। इसमें डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, और जो कि एक तरह से बहुत ही रहस्यपूर्ण पदार्थ हैं, या रहस्यपूर्ण एक तरह से ऊर्जाएँ हैं, जिसके बारे में कुछ भी नहीं, बस सिर्फ वहाँ से कुछ आ रही हैं, कोई रेडिएशन सुन के आधार पे सारी चीज़ें डिटेक्ट की गई हैं। तो ये तो पहली है बात समझने की कि भाई सिर्फ 5% दिखता है, बाकी में अंधेरा है, उसमें ऐसे ऐसे इतना डार्क मैटर, 26%, 66-67 है डार्क एनर्जी। ये पहली खोज है जिस पर एक तरह से सब एक मत है सारे वैज्ञानिक। एक दूसरी फिर खोज हुई कि हमारी जो गैलेक्सी है, आकाश गंगा है, मिल्की वे, इसमें जैसा हमारा सूर्य, हमारे सूर्य का सूर्यमंडल है, सौरमंडल है, इस जैसे अरबों सूर्य और हैं, कुछ इससे बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। और फिर इसी तरह की गैलेक्सियाँ भी और हैं ब्रह्मांड में, वो भी अरबों हैं। वहाँ तक तो एक तरह से जाने की बात ही नहीं बनती, यानी प्रकाश की गति से भी जाने में बहुत लंबा समय लगता है, जबकि प्रकाश की गति 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है। तो ये ऐसा वाहन बनाना भी असंभव है। यदि वो किसी कारण बन भी जाए तो हमें अपनी ही गैलेक्सी से बाहर निकलने में, मात्र अपनी गैलेक्सी जो कि अरबों खरबों हैं, उससे बाहर निकलने में ही वैज्ञानिकों के हिसाब से 2-3 लाख साल लग जाएंगे। वो भी तब यदि प्रकाश की गति से चलने वाला वाहन हो, तब, जो कि असंभव है। तो उससे ज़्यादा हम बना भी नहीं सकते। तो एक ये दूसरी बात भी है, इसलिए भी बाहर जाने का कोई हिसाब नहीं। उधर घुप अंधेरा है, दिखाई नहीं देता, उधर पर कोई वाहन इतनी गति का नहीं बना सकते। 2 बात होगी। एक तीसरी और है कि यदि हम ऐसे वाहन बना भी लें, विज्ञान है, अगर कभी संभव भी होगा, तो एक और मुसीबत है, एक और अड़चन है, तो भी हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, क्योंकि ब्रह्मांड रोज फैलता ही जा रहा है। बिग बैंग थ्योरी से जो विस्फोट हुआ था, ब्रह्मांड उस दिन से फैलता ही जा रहा है, और फैलने की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। यानी अगर हम चलें भी तो जहाँ तक हमें पहुँचना है, किसी भी पॉइंट पर कहीं पहुँचना है, वो तब तक और आगे निकल जाएगा। यानी ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं, तीनों खोजें दिखाती हैं कि हम बाहर कहीं भी जा ही नहीं सकते। अब आगे मैं 4 चीज़ें और बताऊंगा जो रिसर्च ही हैं वैज्ञानिक उस पर। उनमें एक और चौथी को सुनो। एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ है, आप सबको पता हो, काफ़ी लोगों को, जिसमें कि एक फोटोन को एक तरह से, यानी एक एटम के कण को, फोटोन को एक छिद्र से गुजारा जाता है। सामने दीवार पर फोटो लेते हैं वैज्ञानिक, और वह एक कण की तरह वहाँ जाकर दिखता है, जैसे एक पार्टिकल हो। लेकिन जब कोई उसे वैज्ञानिक देखता है दूरबीन से या नंगी आँख से देखने की कोशिश करता है,
तो वो फिर तरंग की तरह दिखाई देता है, यानी देखते ही बदल जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है। तो इससे एक ही बात निकलती है, बार बार हजारों बार ये प्रयोग किए वैज्ञानिकों ने, हर बार वही रिजल्ट है कि वहाँ पर भी कोई चेतना है जो देखने से अपना व्यवहार बदलती है। और पिछली सदी में एक तरह से ये जो सारा, पहले क्लासिकल फिजिक्स चलती थी, पुरानी फिजिक्स कहो, लेकिन पिछली सदी में जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह का ये सारा जो आविष्कार हुए, एटम के अंदर के कणों के ऊपर जो फोटोन वगैरह हुए, तो एक नई साइंस ने जन्म ले लिया, मॉडर्न फिजिक्स। पहले क्लासिकल फिजिक्स थी, फिर मॉडर्न फिजिक्स आ गई और उसका नाम रखा गया क्वांटम फिजिक्स। यानी एक ये नई चीज़ आ गई, क्लासिकल फिजिक्स नहीं रही, इससे बहुत चीज़ें हल हुई, तो ये चीज़ एक नई चीज़ आ गई अब, क्वांटम फिजिक्स। और इसी में से फिर अंदर और चीज़ें निकली, एक क्रिया निकली क्वांटम मैकेनिक्स। तो अब इस क्वांटम फिजिक्स पर बात करेंगे। एक और पांचवी खोज हुई है क्वांटम फिजिक्स में। एक और नया तथ्य और सामने आया है, वैज्ञानिकों ने जब क्वांटम फिजिक्स पर काम किया और क्वांटम मैकेनिक्स पर काम किया, मैकेनिक्स का मतलब है चलन हलन जोड़ना, इधर उधर क्रिया करना, तो उन्हें एक नई चीज़ का पता लगा, एक नया, उसको कहा उन्होंने क्वांटम एंटेंगलमेंट, यानी सूक्ष्म रूप से जुड़ जाना, एक दूसरे में एंटेंगल हो जाना। यानी अगर दो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर के छोटे पार्ट एक जगह इस तरह जुड़ जाते हैं कि जो फिर एक के साथ होगा तो वो दूसरे के साथ भी होगा, चाहे वो कितनी भी दूर है, दूसरा भी वैसा ही व्यवहार करेगा, वैसा ही प्रदर्शित करेगा, दूरी कुछ भी हो। तो ये एक बड़ा अद्भुत वो हुआ, यानी इसमें जो गति पाई गई वह एक तरह से प्रकाश की गति से भी हजार लाखों गुना ज़्यादा है। लेकिन ये है उन दोनों के ऊपर बात, यदि वो एक ही चीज़ से बने हों, जैसे कि एक सिक्का, एक धातु से दो सिक्के बने, एक दूसरे शहर में मुंबई है, एक दिल्ली है, कहीं और है, तो अगर एक का हेड उस वक्त दिखा रहा है ऊपर डालकर, तो दूसरे का भी उस वक्त हेड ही दिखाएगा ऊपर की साइड में। इस तरह के बहुत प्रयोग किए वैज्ञानिकों ने और अंततः इसको मानना पड़ा। यानी दो चीज़ें अगर एक ही धातु से, एक ही एटम से या प्रोटॉन से या इलेक्ट्रॉन से बनी है और वो कहीं भी यूनिवर्स में है अरबों खरबों किलोमीटर दूर भी, तो जो एक पर होगा तो दूसरे पर होगा। यानी यहाँ जो प्रकाश की स्पीड वाली बात है वो ख़त्म हो गई बात। मतलब क्या कि कण कण जुड़ा है चेतना का, यहाँ से लेकर अरबों खरबों मील दूर तक भी जुड़ा है, जो कि हमारे अध्यात्म में कहते हैं कि वो सब में कण कण है। और ये एक बड़ा ही अद्भुत अनुभव है जो अध्यात्म वाला बिल्कुल दी सेम वही है। और गहरे ध्यान में भी इस तरह के अनुभव लोगों को घटते हैं कि वहाँ भी सब अद्वैत है, सब जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा है, इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर आधारित सारी चीज़ें वही अब विज्ञान में आ रही हैं नए नए इसमें, जब से क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ, क्वांटम फिजिक्स का जन्म हुआ पिछली सदी में। और ये जो बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह चले और लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट वगैरह चला, अब इसमें ध्यान में भी एक परिभाषा होती है कि मेडिटेशन इज एन एफर्टलेस एफर्ट। ये सारी चीज़ें लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब के सब इन्हीं में से निकले हैं, इसी चीज़ में से कि यहाँ सब एक दूसरे पर जुड़ा है, एक दूसरे पर निर्भर है, इसी सिद्धांत से निकले सारी चीज़ें। तो ये 5 खोजें हो गई। अब मैं और 2 खोजें और बताऊंगा। एक और छठी खोज हुई है, हालांकि इसका जो सारा स्पेस हमारा है, हमने अभी ऊपर भी बात बताई, वो सारा शून्य ही है। और अध्यात्म में शून्य की बहुत बात चलती है। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा कि सब शून्य है। और सच में समाधिष्ठ व्यक्ति जो निर्विकल्प समाधि में है, उससे इस विराट आकाश में एक विराट शून्य का ही अनुभव होता है, वो खुद ही शून्य हो जाता है वैसा ही। लेकिन एक नई खोज और अभी आई है जो अति शक्तिशाली दूरबीनों से एक तरह से हुई है। एक ऐसा शून्य पाया वैक्यूम, ये शून्य से भी अगली चीज, हर चीज़ से रहित, उसे गैंगलिक वैक्यूम वैज्ञानिकों ने नाम दिया। और ये बहुत दूर है, यहाँ से पृथ्वी से इतनी दूर है, 8-10 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। यानी जितनी दूर प्रकाश की गति से भी चलें तो 8-10 अरब वर्ष लगेंगे। और वहाँ वो उन्होंने खोज लिया दूरबीनों से, और उसका एरिया भी बहुत बड़ा है, डायमीटर वो है 1 अरब प्रकाश वर्ष। यानी जितना प्रकाश 1 अरब साल में चलेगा, इतना बड़ा उसका एरिया है, बहुत दूर है। सारी चीज़ें ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड हो गई हैं।
और इसमें भी सबसे बड़ा आश्चर्य जो उसमें पाओ, जो सबसे बड़ा वो सुनने पाया सबसे बड़ा वाला, कि उसमें वहाँ डार्क मैटर भी नहीं है। डार्क मैटर से भी आगे की चीज़ है, उसमें डार्क मैटर भी नहीं है और सामान्य पदार्थ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम है, बिल्कुल खाली है। और उसमें से कोई एक तरह से मिजरेबल कोई इस तरह का विकिरण नहीं निकलता, कोई रोशनी, कोई इमिटेशन या तरंगे ऐसी नहीं निकलती कि जिससे उसके बारे में कुछ भी पता भी लगाया जा सके। कुछ भी तो नहीं निकलता। वैज्ञानिक हर जगह उन्होंने माप ली अपने उनसे फार्मूलों से, लेकिन वहाँ से कुछ निकलता ही नहीं। ये और भी, ये डार्क मैटर से भी आगे की चीज़ है। तो एक तरह से ये और भी बड़े आश्चर्य की बात है। शायद यही यूनिवर्स का केंद्र हो, बाह्य दृष्टि में कौन जाने, लेकिन अंदर की हिसाब से सारा और है। जो वैज्ञानिक बता रहे हैं वही अंदर से आ रहा है, अंदर से बहुत पहले से वैज्ञानिक प्रमाण मिलने लगे हैं। और इन सारी खोजों में जो भी रिजल्ट एक तरह से आ रहे हैं धीरे धीरे, वो आध्यात्मिक ग्रंथों में जो कहा गया पहले, वो धीरे धीरे उसी से मेल खाते जा रहे हैं। तो ये एक तरह से कुछ दिनों बाद शायद वैज्ञानिक रूप से ही चीज़ें और आध्यात्मिक सिद्ध हो जाएं। ये 6 खोजें हुई, एक और 7वीं खोज भी हुई है कि अब तक सभी वैज्ञानिक एक बात मानते थे, सब एक मत थे इस पर, बिग बैंग थ्योरी पर। और बिग बैंग थ्योरी में यही सब मानते थे कि भाई 13 अरब वर्ष पहले हुई, तब ये यूनिवर्स बना, एक बिंदु में विस्फोट हुआ और वो फैलता ही जा रहा है, सारा यूनिवर्स बनता ही जा रहा है। वो एक बिंदु था, प्रकाश का बिंदु था। लेकिन अब नए प्रमाण मिले हैं वैज्ञानिकों को, वो कह रहे हैं कि वो प्रकाश का बिंदु नहीं था, बल्कि पुराना जो उससे पहले का जो यूनिवर्स था उसके अवशेष थे। यानी पुराने, जैसे कि हिंदू ग्रंथों में कहा गया ना कि ये सृष्टि एक सिर्फ बनती है, फिर परल होती है, फिर सिकुड़ती है, बनती है, सिकुड़ती है, हमारे ग्रंथों में। तो एक तरह से वो सिकुड़ने से जो मैटर आया था, पदार्थ जो भी था, उसी के दोबारा विस्फोट से फिर सृष्टि का जन्म हुआ। तो ये चीज़ें भी अब मिल रही हैं सारी की सारी, कि वो बिंदु नहीं था, वो पुराने का अवशेष था, टुकड़े थे पुराने के, उन्हीं में फिर विस्फोट हुआ, फिर सारा फैलता ही जा रहा है। तो एक तरह से ये मैंने कुछ वैज्ञानिक चीज़ें बताई जो रिसर्च हैं, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, और ये सारी धीरे धीरे जो हिंदू ग्रंथों में बताई गई चीज़ें हैं, सब उनसे मेल खाती जा रही हैं धीरे 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 धीरे। हालांकि बाहर से जानने वाली कोई बात कभी हो ही नहीं सकती, संभव नहीं है, क्योंकि यात्रा ही अंदर की है, अंदर से ही सब जा सकते हैं, अंदर कहीं कोई दूरी नहीं है, कोई समय नहीं है, अंदर सब एक ही है। यदि हम अपनी निर्विकल्प अवस्था में, निर्विकल्प समाधि की अवस्था में पहुंच जाएं तो फिर बहुत चीज़ें सब एक ही हैं। इसीलिए तो जो लोग उस अवस्था में जाते हैं उनकी बातें अटपटी होती हैं, कहीं वो उनका तालमेल नहीं बैठता सामान्य आदमी के लिए। तो लेकिन धीरे धीरे विज्ञान भी चीज़ों को नहीं सिद्ध कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपने सुना, जैसा आप इस वीडियो से समझ सकें, जो भी मानना चाहें मान सकें। लेकिन एक मित्र ने पूछा था, इसलिए मैंने कुछ थोड़ी चीज़ें, वैज्ञानिक चीज़ें मैं अध्ययन करता रहता हूँ, मुझे शौक़ है इन चीज़ों का, वो मैंने अपनी बता दी। जो आप मानना चाहें, जानना चाहें, मान लें, जान लें, आप स्वतंत्र हैं। आपने सुना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।